नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए हम लेकर के आए हुए हैं एस.आर. रंगनाथन, जो कि लाइब्रेरी साइंस के या भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक माने जाते हैं। ये आपको बात पता होगा। दोस्तों, इसमें हम टॉप 40 क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित कराने जा रहे हैं। यदि इस टॉप 40 क्वेश्चंस में आप 30 प्लस के आंकड़ा कर देते हैं तो यकीन समझिए कि आप इस लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 की जो भर्ती संख्याएं हैं 6500 के करीब, उसमें आपका एक पद तो अवश्य रूप से सुरक्षित है, ऐसा मानिएगा। दोस्तों, आज के इस परिप्रेक्ष्य में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं बिहार में जिनके पास लाइब्रेरियन की डिग्री है, लेकिन दोस्तों ये डिग्री मात्र ही है, ये बात आप सभी जानते हैं। मैक्सिमम लोगों के पास कुछ ही लोग हैं जो तैयारियों पर ध्यान दिए हुए हैं। ऐसे में आप अपने आप को आजमा करके देखिए कि क्या आप इस 40 क्वेश्चनों में 30 प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं क्या। यदि 30 प्लस आंसर आप सही कर देते हैं तो सुरक्षित जोन में अपने आप को समझिए। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक किसे कहा जाता है? ये हम अपने इंट्रोडक्शन के दौरान ही आपको बताए थे कि भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक निम्नलिखित में से कौन है? एस.आर. रंगनाथन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और एक शानदार प्रश्न है, और वो ये है दोस्तों। प्रश्न कहता है कि कोलोन वर्गीकरण प्रणाली कब प्रस्तुत की गई? तो कोलोन वर्गीकरण की प्रणाली जो है वह दोस्तों 1933 में जो है प्रस्तुत की गई। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 30 प्लस हर हाल में करने की कोशिश कीजिएगा, और यकीन समझिए अगर 30 प्लस आपके हो जाते हैं तो ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जी हाँ सर, हमारे 30 प्लस इतने हुए। जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप बिहार के किस जिला से हैं, कहाँ से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ये भी जरूर हमें लिख दीजिएगा। एस.आर. रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम किस वर्ष दिए गए? ये तो बात तय है कि एस रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी साइंस के लिए 5 ठो नियम दिए गए, लेकिन ये 5 नियम कब दिए गए, किस वर्ष में दिए गए? ऑप्शन है 1931, 1935, 1940, 1925। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर आपने भी ए चुना है तो बिल्कुल सही है कि एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी साइंस के लिए 5 नियम दिए गए, और वह नियम सन 1931 ईस्वी में दिया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी साइंस का पहला नियम क्या है? लाइब्रेरी साइंस के प्रथम नियम निम्नलिखित में से कौन है? किताबें उपयोगी होती हैं या उपयोग के लिए है, प्रत्येक पुस्तक का पाठक होता है, पाठक का समय बचाइए, और पुस्तकालय का एक विकसित होता जीव है। पुस्तकालय एक विकसित होता जीव है। तो ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इसमें, तो लाइब्रेरी साइंस का पहला नियम जो होता है वो ये है कि किताबें उपयोग के लिए होती हैं, यह बताई जाती है लाइब्रेरी साइंस का प्रथम नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि 5 जो नियम है एस रंगनाथन के, तो 5 नियम किस पुस्तक में यह प्रस्तुत किए गए हैं? एस जो रंगनाथन है उनके द्वारा 5 नियम जो दिए गए वह पुस्तकालय से संबंधित, लाइब्रेरी से संबंधित, वह किस पुस्तक में दी गई है? सही आंसर है दोस्तों कि लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम। तो इसका राइट आंसर है लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम, इस ये किताब का ही नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। छठा नंबर क्वेश्चन को चुन लेना है आप लोग को बिल्कुल धैर्यतापूर्वक। लाइब्रेरी साइंस का दूसरा नियम क्या है? पहला नियम तो यह है कि पुस्तक जो होती है वह उपयोग के लिए होती है। तो लाइब्रेरी साइंस का दूसरा नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? दिए गए ऑप्शन आपके सामने हैं। पाठक का समय बचाइए, किताबें उपयोग के लिए है, प्रत्येक पुस्तक का पाठक होता है, पुस्तकालय एक विकसित होता जीव है। तो याद रखेंगे छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि प्रत्येक पुस्तक का पाठक होता है, यह लाइब्रेरी साइंस का दूसरा नियम कहता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि तीसरा नियम किस पर जोर देता है? यानी लाइब्रेरी साइंस का तीसरा नियम किस पर जोर देता है? 7वें का सही आंसर आपको चुनना है। तो ऑप्शन है कि पाठक का समय बचाइए, प्रत्येक पाठक के लिए उसकी पुस्तक, पुस्तकालय का विकास, या पुस्तक उपलब्धता। तो 7वें का सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक पाठक के लिए उसकी पुस्तक। प्रत्येक पाठक के लिए उसकी पुस्तक, यह जो है जो पुस्तकालय की जो तीसरी नियम है उसमें समाहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, देख लीजिएगा कि कोलोन वर्गीकरण प्रणाली किसके लिए जानी जाती है? याद रखेंगे कोलोन की जो वर्गीकरण प्रणाली है वह निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहलुओं के आधार पर वर्गीकरण। कोलोन वर्गीकरण प्रणाली किसके लिए जानी जाती है? तो पहलुओं के आधार पर वर्गीकरण को कोलोन वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन 9वां नंबर प्रश्न कहता है कि कोलोन वर्गीकरण में मुख्य वर्ग किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। कोलोन के वर्गीकरण में मुख्य जो वर्ग है वह किस प्रतीक से दर्शाया जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन है कि कोलोन वर्गीकरण में मुख्य वर्ग किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसको कोलन वर्गीकरण में मुख्य वर्ग किस प्रतीक से दर्शाया जाता है, तो कोलन इसको बोलते हैं। और ये डबल यानी कि सच दैट जिसको हम लोग बोलते हैं उसी अक्षर से कोलन वर्गीकरण में मुख्य वर्ग प्रतीक यह डबल चिन्ह होती है, जिसको हम और आप कोलन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि फेसेट एनालिसिस का मतलब क्या है। प्रश्न है 10वां नंबर कि फेसेट एनालिसिस का मतलब निम्नलिखित में से क्या है। अंकों द्वारा व्यवस्था, विश्लेषणात्मक वर्गीकरण, विषयों को पहलुओं में बांटना या संख्यात्मक पदानुक्रम। तो फेसेट एनालिसिस का मतलब निम्नलिखित में से क्या है। 10वें का सही आंसर है विषयों की पहलुओं में बांटना। विषयों को पहलुओं में बांटने की प्रक्रिया फेसेट एनालिसिस के नाम से पुस्तकालय लाइब्रेरियन में इसको समझा जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 से संबंधित मुख्य एमसीक्यू रंगनाथन के थ्योरी पर। अगला क्वेश्चन है कि पीएम जो ईएसटी सूत्र में कौन सा पहलू शामिल नहीं है। तो देखेंगे पीएम ईएसटी सूत्र में कौन सा पहलू शामिल नहीं है। व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, विषय, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी एंड सब्जेक्ट। पीएम ईएसटी सूत्र में निम्नलिखित में से कौन सी पहलू शामिल नहीं की गई है। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विषय। तो पीएमईएसटी सूत्र में जो पहलू शामिल नहीं किया गया है वह सब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न कहता है कि पीएमईएसटी सूत्र में पी का मतलब क्या है। पीएमईएसटी सूत्र में निम्नलिखित में से पी का मतलब क्या होता है। तो पीएमईएसटी सूत्र में पी का मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है उसका सही आंसर है यानी कि पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व। याद रखेंगे। अगला बढ़ते चलते हैं, उसके आगे प्रश्न आपके सामने है। पर्सनालिटी इसको पीएमईएसटी में मतलब होता है, आप सभी समझ ही गए होंगे। लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम है। किताबें उपयोग के लिए, प्रत्येक पुस्तक का पाठक है, प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तक और पाठक का समय बचाइए। यह यहाँ पर 1, यह 2, यह 3 और यह 4। याद रखेंगे 4 नियम यहाँ पर बता दिए गए। पहला है कि प्रत्येक पुस्तक का पाठक होता है। पहले की किताब उपयोग के लिए होता है। दूसरा प्रत्येक पुस्तक का पाठक होता है। अब प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तक होती है, ठीक है। और पाठक का समय बचाइए। तो इसमें से चौथा तो हो गया। 5वां नंबर लाइब्रेरी साइंस का जो रंगनाथन जी का नियम है उसमें से 5वां नंबर नियम क्या है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय एक विकसित होता जीव है। पुस्तकालय एक विकसित होता हुआ जीव, ये 5वें नंबर नियम थ्योरी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रंगनाथन के कार्यों पर किसने प्रभाव डाला है। रंगनाथन जी के कार्यों पर किसने प्रभाव डाला। डेवी ने, एडवर्ड हुल्म ने, पाल ओटलेट ने या उपर्युक्त सभी ने। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर है कि डेवी ने भी, एडवर्ड हुल्म ने भी और पाल ओटलेट, इन तीनों ने जो रंगनाथन के कार्यों पर प्रभाव डाला। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कोलोन वर्गीकरण में कौन सा मौलिक श्रेणी नहीं है। कोलोन के वर्गीकरण में कौन सा मौलिक श्रेणी नहीं है। व्यक्तित्व, ऊर्जा, भाषा या स्थान। इस प्रश्न का सही आंसर है कि भाषा जो है कोलोन वर्गीकरण में मौलिक श्रेणी में नहीं रखी जाती है। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइब्रेरी साइंस का चौथा नियम क्या है। लाइब्रेरी साइंस का चौथा नियम क्या है। पाठक का समय बचाइए, किताबें उपयोग के लिए, पुस्तकालय एक विकसित जीव होता है, प्रत्येक पुस्तक का एक पाठक होता है। इस 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है पाठक का समय बचाइए। यह जो है लाइब्रेरी साइंस का चौथा नियम है, जैसा कि ऊपर बताया गया था। 5वां नियम क्या है। तो याद रखेंगे पुस्तकालय एक विकसित जीव है। यह 5वां नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोन क्लासिफिकेशन। याद रखेंगे प्रश्न कहता है कि क्लोन क्लासिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है। तो क्लोन क्लासिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आप लोग आंसर देख लीजिए। तो प्रश्न है कि क्लोन क्लासिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है। विषय वर्गीकरण, पुस्तकों का पुनः संयोजन, फेसेट सिद्धांत या प्रबंधक तकनीक। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने इस सी, जो कि फेसेट सिद्धांत है। तो क्लोन क्लासिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान फेसेट सिद्धांत इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है एस आर रंगनाथन ने किस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस पढ़ाई है।
तो एस आर रंगनाथन ने किस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस पढ़ाया था? सही आंसर है मद्रास विश्वविद्यालय में उन्होंने लाइब्रेरी साइंस पढ़ाई थी, साइंस। आगे बढ़ते चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, लाइब्रेरी साइंस के सिद्धांत किस पुस्तकालय मॉडल से मेल खाते हैं? लाइब्रेरी साइंस के सिद्धांत किस पुस्तकालय मॉडल से मेल खाते हैं? 20वें का सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक पुस्तकालय, आधुनिक पुस्तकालय और डिजिटल पुस्तकालय। तो ये तीनों प्रकार की पुस्तकालयों के सिद्धांत से ये मॉडल जो है मेल खाते हैं। उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है सेव द टाइम ऑफ द रीडर नियम किसका महत्व बताता है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर नियम किसका महत्व बताता है? तो दिए गए प्रश्न 21 में सही आंसर है उपयोगकर्ता अनुभव। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे है कि क्लोन क्लासिफिकेशन में कितने मुख्य वर्ग हैं? क्लोन क्लासिफिकेशन में कितने मुख्य वर्ग शामिल किए गए हैं? तो 22वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लोन क्लासिफिकेशन में कुल जो वर्ग शामिल किए गए हैं उनकी संख्या 27 होती है। आगे देखेंगे फैसेट का क्या मतलब है, यानी कि फैसेट का क्या मतलब है, FACET का क्या मतलब है? तो याद रखेंगे दिए गए ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है किसी विषय का विश्लेषणात्मक हिस्सा, पुस्तकों की संख्या, पाठकों का समूह, लाइब्रेरी के लिए स्थान। 23 का सही आंसर है किसी विषय का विश्लेषणात्मक हिस्सा, यानी कि फैसेट का मतलब बताता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहता है क्वेश्चन कि क्लोन क्लासिफिकेशन का नाम क्लोन क्यों रखा गया है? प्रश्न आपके सामने है कि क्लोन क्लासिफिकेशन का नाम जो है क्लोन आखिर क्यों रखा गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है यह कॉलन प्रतीक का उपयोग करता है। यह कॉलन प्रतीक का उपयोग करता है, यही कारण है कि कॉलन क्लासिफिकेशन में कॉलन जो है प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि रंगनाथन ने किसके माध्यम से पुस्तकों को एक सेवा संस्था माना? रंगनाथन ने किसके माध्यम से पुस्तकालयों को एक सेवा संस्था माना है? तो 25वें का सही आंसर है कि लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम पर। लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम के आधार पर उन्होंने पुस्तकालयों को एक सेवा संस्था माना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोन क्लासिफिकेशन में कौन सा पहलू सबसे पहले उपयोग किया जाता है? तो क्लोन क्लासिफिकेशन में कौन सा पहलू सबसे पहले उपयोग किया जाता है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी सबसे पहले उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लोन क्लासिफिकेशन में टाइम पहलू का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्लोन क्लासिफिकेशन में दोस्तों टाइम पहलू का उपयोग किस लिए किया जाता है? 27वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। घटनाओं की समय अवधि दिखाने के लिए टाइम पहलू का प्रयोग किया जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि फेसेट एनालिसिस की प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? फेसेट एनालिसिस की प्रक्रिया में पहला चरण निम्नलिखित में से क्या है? तो यह प्रश्न अगर पूछा जाता है तो फेसेट एनालिसिस की प्रक्रिया में पहला जो चरण है वह दोस्तों विषय को समझना होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फेसेट एनालिसिस की प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? विषय को समझना। आगे बढ़ते चलते हैं। क्लोन क्लासिफिकेशन में कौन सा प्रतीक उपयोग नहीं किया जाता है? प्रश्न आपके सामने है कि क्लोन क्लासिफिकेशन में कौन सा प्रतीक उपयोग नहीं किया जाता है? कोलन, हाइफन, स्लैश या डॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों क्लोन क्लासिफिकेशन में किसी भी हाल में डॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, वरना कोलन, हाइफन और स्लैश का प्रयोग क्लोन क्लासिफिकेशन में देखने को मिलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि कौन सा नियम पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण की नवी नींव रखता है? कौन सा नियम पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण की नींव रखता है? 30वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर है पुस्तकालय एक विकसित होता जीव है। यह जो है दोस्तों यह पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण की नींव रखता है, यानी ये विकसित होता हुआ जीव के रूप में अब डिजिटल के रूप में आपको मिलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है रामनाथन की लाइब्रेरी साइंस ए डिसिप्लिन पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? रंगनाथन जी की एक लाइब्रेरी साइंस एज अ डिसिप्लिन पुस्तक किस वर्ष जो है प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1957 ईस्वी में लाइब्रेरी साइंस एज अ डिसिप्लिन नामक पुस्तक जो है वह प्रकाशित किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है रंगनाथन के अनुसार लाइब्रेरी विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? रंगनाथन के अनुसार लाइब्रेरी विज्ञान का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 32वें का सही आंसर है, याद रखेंगे, उपयोगकर्ता सेवा। याद रखेंगे उपयोगकर्ता सेवा जो है रंगनाथन के अनुसार लाइब्रेरी विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है।
33 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय के विकास को कौन सा नियम परिभाषित करता है? पुस्तकालय के विकास को कौन सा नियम परिभाषित करेगा? इस 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है पुस्तकालय एक विकसित होता हुआ जीव है। तो पुस्तकालय के विकास में को कौन सा नियम परिभाषित करता है? तो पुस्तकालय एक विकसित होता हुआ जीव लगातार होते जा रहा है। क्लोन क्लासिफिकेशन का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो क्लोन क्लासिफिकेशन का प्रयोग जो है मुख्य रूप से किसके लिए किया जाएगा? पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए दोस्तों, पुस्तकालय के वर्गीकरण के लिए क्लोन क्लासिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 5 नियमों में से कौन सा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? 5 नियमों में से देखें तो कौन सा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? इस 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर है प्रत्येक पुस्तक का पाठक होता है। याद रखेंगे 5 नियमों में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है कि प्रत्येक पुस्तक का अपना एक पाठक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, रंगनाथन के विचारों को लागू करने के लिए कौन सी प्रणाली बनाई गई है? याद रखेंगे रंगनाथन के विचारों को लागू करने के लिए कौन सा प्रणाली बनाई गई है? तो उसका सही आंसर है क्लोन क्लासिफिकेशन। रंगनाथन के विचारों को लागू करने के लिए जो प्रणाली बनाई गई क्लोन क्लासिफिकेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रंगनाथन का कौन सा नियम एसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन को प्रमोट करता है? रंगनाथन का कौन सा वह नियम एसेस टू इंफॉर्मेशन को प्रमोट करता है? 37 का सही आंसर है प्रत्येक पाठक के लिए उसकी पुस्तक। याद रखेंगे प्रत्येक पाठक के लिए उसकी पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी यह जो है एसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन को प्रमोट करता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि क्लोन क्लासिफिकेशन के अनुसार कौन सी श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण है? क्लोन क्लासिफिकेशन के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कौन है? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। इसको कई बार आपको बताया गया है। मैं इतना आपको इन चीज़ों को मतलब इतना पढ़ा दूंगा और इतने तरीके से आपको कई बार अलग अलग तरीके से इन ऐसे क्वेश्चनों करा दूंगा कि ताकि आपको कोई कठिनाई एग्जाम्स में नहीं मिल पाए। आगे बढ़ते चलते हैं। लाइब्रेरी साइंस में फैसेट कॉम्बिनेशन का क्या उपयोग है? तो लाइब्रेरी साइंस में फैसेट कॉम्बिनेशन का उपयोग निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है विषय को स्पष्ट करने में। तो विषय को स्पष्ट करने में फैसेट कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। 39 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 40वां नंबर क्वेश्चन है एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम क्या है? प्रश्न है एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? 40 का सही आंसर है कि एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए सियाली राममृता रंगनाथन है। एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम पूछा जाए तो सियाली राममृता रंगनाथन है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह 40 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इन प्रश्नों में से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेंगे। क्या आपने 30+ आंसर किया है या कितना किया है? जरूर आप अपने नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम तो अपने प्लेस का नाम लिख करके एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। शुक्रिया, जय हिंद।